स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसान सभा ऐप किसने स्टार्ट की? तो इसका आंसर हो जाएगा CSIR। CSIR ने किसान सभा ऐप को स्टार्ट किया था। कुछ मुख्य तथ्यों पर गौर डाल लेते हैं। 1 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR और CRR ने किसान सभा ऐप को लॉन्च किया था। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना, उनको लाभ में बढ़ोतरी की मदद करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। चलिए आप इसकी एक बार, ये किसान सभा ऐप है, एक बार इसकी इमेज पे भी गौर डाल लेते हैं। ये इसकी इमेज है, CSIR ने इसको लॉन्च किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने और राज्य और केंद्र शासित राज्यों को जोड़ा गया है? तो इसमें 5 और नए राज्य और केंद्र शासित राज्यों को जोड़ दिया गया है। अब इस पर कुछ मुख्य तथ्यों पर गौर डालते हैं। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव और हिमाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों को इसमें जोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सो बेसिकली इसका उद्देश्य है कि अब क्या होगा कि एक ही राशन कार्ड से आप कहीं भी लाभ ले सकते हो, इसलिए इसको बनाया गया है। तो यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। अब इसकी एक बार इमेज पे निगाह डाल लेते हैं। एक देश एक राशन कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन समुदाय को शामिल किया? तो अभी हाल ही में 2 समुदाय इसमें शामिल हुए हैं, चकमा और हंजोग। अब ये चकमा और हंजोग हैं क्या? चकमा और हंजोग बेसिकली 2 जनजातियां हैं। ये वो जनजातियां हैं जो पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है, उसके प्रवासी हैं और ये 1964 में भारत आए थे। और अभी देश में करीब 1 लाख से अधिक चकमा और हंजोग शरणार्थी हैं। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध है और हंजोग हिंदू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की किसकी खेती को GI टैग मिला? तो कश्मीर में केसर की खेती को GI टैग मिला था। अब इस पर कुछ गौर कर लेते हैं कि किस किस को GI टैग मिले थे। तो कश्मीर में केसर को GI टैग मिला था, गोरखपुर में टेराकोटा को, कोबिल पट्टी की कदलाई मिताई को और मणिपुर के काले चावल को। ये 3 अन्य उत्पादक थे जिनको GI टैग प्राप्त हुआ था। अब इनको एक बार डाल लेते हैं निगाह। तो ये काला चावल, ये और ये 3 चीज़ों को GI टैग मिला था। चलिए विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। ये मनाया क्यों जाता है? देखिए, हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली की प्रजातियों के संरक्षण के महत्व पर बल देने के लिए विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। और हर साल 7 मिलियन टन से अधिक टूना मछलियों का पैदावार होता है। समुद्र से जितनी भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उसमें से 20% टूना मछलियाँ होती हैं। और क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो उसके कारण डिब्बाबंद टूना मछली की डिमांड अभी बढ़ रही है। ये टूना मछली है, इस तरह की होती है टूना मछली। ये टूना मछली है। ये वर्ड टूना डे 2 मई। चलिए, लॉन्ग मार्च बी रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो ये रॉकेट चाइना ने लॉन्च किया था। ये चाइना सक्सेसफुल लॉन्च न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च। तो यार दोस्तों, हम इसलिए आपको ये सभी की इमेज दिखा रहे हैं क्योंकि इमेज से आपको ध्यान रखना बहुत ही ईजी हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को। इसके कुछ मुख्य तथ्यों पर गौर डाल लेते हैं। तो मुख्य तथ्य है, चीन ने एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने के लिए इस रॉकेट को लॉन्च किया। और चीन ने अपने ये बेनचांग प्रशिक्षण स्थल से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चीन ने किस स्थल से इसको लॉन्च किया था? तो यह बेनचांग प्रशिक्षण स्थल से मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया। अब ये कहाँ पे है? ये हैनान द्वीप पर स्थित है।
अभी तक अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने मनुष्य को चाँद पर भेजा है, और अब चीन इसकी तैयारी कर रहा है मनुष्य को चाँद पर भेजने की। तो चलिए नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इराक का नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इराक के नए प्रधानमंत्री मंत्री को नियुक्त किया गया, उनका नाम है मुस्तफ़ा अल कादमी। ये इनकी इमेज है, ये है मुस्तफ़ा अल कादमी। अब मुस्तफ़ा अल कादमी कौन थे? मुस्तफ़ा अल कादमी बेसिकली किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। ये एक पूर्व खुफिया एजेंसी थी, उसके प्रमुख थे, और अप्रैल में प्रधानमंत्री पद के लिए इनको नामांकित किया गया था। अब्दुल मेहंदी के इस्तीफे के बाद मुस्तफ़ा अल कादमी को इराक का प्रधानमंत्री चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम गैस त्रैदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हाल ही में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी विशाखापट्टनम में, जिसमें गैस लीक हुई थी। तो उस गैस का नाम था स्टायरीन गैस लीक हुई थी। अब स्टायरीन क्या है? स्टायरीन बेसिकली एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूट्रोटॉक्सिन भी कहा जाता है। स्टायरीन गैस क्या है? ये रंगहीन, गंधहीन होती है। यह गैस बहुत तेज़ी से हवा में फैलती है, और इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे फेफड़ों की मांसपेशियां को शिकार बनाती है और ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होने लगती है। अच्छा, अब ये रिसाव कहाँ से हुआ था? सो ये बेसिकली एलजी से हुआ था। एलजी क्या है? दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है एलजी, उससे ये रिसाव हुआ था। टैंक के अंदर तापमान में बदलाव के कारण क्या था उसका, कि जिस टैंक में ये रखी हुई थी उसके अंदर का जो टेम्परेचर था उसमें चेंज हुआ था, उसकी वजह से ये फैली और उसका रिसाव हुआ। अब विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। इसकी इमेज देख लेते हैं एक बार, ताकि याद करने में आसानी रहे। ये वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, तो ये 8 मई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है कि देखिए, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस प्रतिवर्ष लोगों को किसी भी समय कहीं भी मदद करने के लिए दुनिया भर के जो अधिकारी हैं, जो स्वयं सेवक हैं, जिन्होंने एक असाधारण योगदान दिया है, अविश्वसनीय उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की हैं, उनके योगदान को पहचानने के लिए इसको मनाया जाता है। किस सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलने का निर्णय लिया है? तो ये ईरान ने लिया है। अब नई मुद्रा क्या हो गई है? देखिए, ये इस मुद्रा की नई मुद्रा का नाम है तोमान। इनकी नई मुद्रा हो गई। ये तोमान का फोटोग्राफ है, आप देख सकते हो, ये इमेज है तोमान की। एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी मेजरमेंट 2018-19 की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बीई की ऊर्जा की पहल ने कितने रुपए की बचत की है? तो एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी मेजरमेंट की। तो बीई ने कुछ पहल की थी, कुछ मदद की थी, तो उसमें कितने रुपए बचे हैं देश के? तो 89122 करोड़ रुपए देश की सेविंग हुई है। ये रिपोर्ट कब आई थी? 6 मई 2020 को। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी मेजर्स इस रिपोर्ट का नाम था, और इस रिपोर्ट में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वार्षिक बचत का आंकलन किया गया था। चलिए, वंदे भारत मिशन कब लॉन्च हुआ? तो वंदे भारत मिशन लॉन्च हुआ 7 मई 2020 को। अब वंदे भारत मिशन है क्या? देखिए, वंदे भारत मिशन के तहत जो भी हमारे भारतीय दुनिया में कहीं भी फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। अब इसमें जो भी लोग आ रहे हैं उनको अनिवार्य है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और आने के बाद 14 दिन के लिए उनको संगरोध में रखा जाएगा, जिसको सेल्फ क्वारंटाइन भी कहते हैं। और ये कौन सी एयरलाइन कर रही है इसका? एयर इंडिया एयरलाइन द्वारा इसको नेतृत्व किया जा रहा था। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वंदे भारत मिशन का नेतृत्व किस एयरलाइन द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के किन क्षेत्रों को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल किया गया? तो ये है जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इसी वीक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, उसका नाम है आयुष कवच। इसकी एक बार इमेज भी देख लेते हैं। ये देखिए, आयुष कवच है, ये योगी जी का फ़ोटो लगा हुआ है इस पर, और ये इस तरह का ये एप्लीकेशन में ये चीज़ें दी हुई हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्यों है। तो इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे स्वास्थ्य उपचार संबंधी चीज़ें मिल सकती हैं देखने के लिए।
इसमें आपका उद्देश्य है कि एक उपाय प्रदान किया जाए किसी भी स्वास्थ्य के लिए। तो इस एप्लीकेशन से औषधियों के गुण के बारे में बताया गया है कि आप कोई भी औषधि के गुण क्या है और कौन सी औषधि हैं जो कोविड-19 में लड़ने के लिए आपके काम आएंगी, वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है। लोक लेखा समिति के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी लोक लेखा समिति के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी जी कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी बेसिकली कांग्रेस के नेता हैं। अब ये है क्या, ये लोक लेखा समिति करती क्या है? सो बेसिकली लोक लेखा समिति जो भी सरकार का खर्च है उसका एक लेखा जोखा रखती है। 30 सदस्यों के साथ इनको 1 साल के लिए नियुक्त किया गया। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो 1 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को OECD दूत के रूप में नाम किया? तो ये मनीषा सिंह को नामांकित किया। आप देख लेते हैं मनीषा सिंह क्या है। तो मनीषा सिंह आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के राज्य सचिव थी पहले, और अब उनको OECD के लिए अपना दूत नियुक्त कर लिया गया। OECD की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए, कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ था 5 मई को। कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस। अब इसमें क्या था, देखिए इसमें 40 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जो भी कोविड-19 के लिए टीके बनने हैं उसके लिए धन जुटाना, इसका एक मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों सारी डिटेल में जानकारी इसमें दी गई है, आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में जाके। चलिए, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 मई को। अब ये है क्या, सीमा सड़क संगठन है क्या? BRO। सो BRO बेसिकली अपना 60वां दिवस मना रही है, और BRO एक वो नेटवर्क है जो कि सड़कों का निर्माण करता है। जो भी अपने सीमांत क्षेत्रों की सड़कें हैं उनको हमेशा BRO ही बनाता है। चलिए, यूवी ब्लास्टर नामक अल्ट्रा वायलेट कीटाणुनाशक टावर किसने बनाया? तो ये DRDO ने बनाया था। तो DRDO के लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने इसको बनाया था। ये टावर की इमेज है, आप देख सकते हो, इस तरह का टावर है, लाइट से चलता है। इसको आप कहीं भी रख दो तो ये कोरोना के कीटाणुओं को मारता है। तो यूवी ब्लास्टर नामक एक उपकरण एक अल्ट्रा वायलेट यूवी आधारित क्षेत्र को सैनिटाइज करता है, जिसे DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने विकसित किया। अभी कि ये बनाया क्यों गया? तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, कंप्यूटर हैं और गैजेट्स हैं, उनको हम सैनिटाइज नहीं कर सकते किसी भी लिक्विड से। तो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और जो हमारे ऐसे स्थान हैं जैसे कि मॉल है, होटल है, कार्यालय हैं, उनमें रखने के लिए, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ रखने के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। किसने उत्तर कोरिया नेता किम जोंग को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में इसी वीक में ये न्यूज़ आई थी कि किम जोंग को सम्मानित किया गया है। तो वो किया था रूस ने। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने जर्मनी पर जीत की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर किम जोंग को सम्मानित किया था। कोविड-19 संकट के कारण बेरोजगारी दर कितनी बढ़ गई है? देखिए, ये 27.5% बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। ये कब आया था? ये 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के केंद्र ने एक बेरोजगारी आंकड़े जारी किए थे। उस आंकड़ों के अकॉर्डिंग 1 to 1.5 मिलियन लोगों के पास अभी काम नहीं है। अर्टिका M उपग्रह किसने लॉन्च किया? लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो ये रूस ने की है। इसकी एक बार इमेज देख लेते हैं। ये वो उपग्रह है जिसको रूस लॉन्च कर रहा है। अब रूस इसको लॉन्च क्यों कर रहा है उस पर एक बार ध्यान देते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनकी जलवायु में परिवर्तन का अध्ययन करने में हमारी मदद करेगा, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो संसाधन हैं उनका पता लगाने में हमारी मदद करेगा। चलिए, इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो किसने लॉन्च किया? तो ये भारतीय लघु विकास बैंक ने इसको लॉन्च किया था। अब ये क्या करेगा? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परिचालन शुरू करने, वित्त तथा ऋण बढ़ाने और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
निगाह योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो निगाह योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी। अब निगाह योजना है क्या? तो देखिए, निगाह योजना के तहत हम खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। तो इसमें आशा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती की जाती है, उनको जागरूक किया जाता है जो लोगों को कि भाई आप सामाजिक दूरी बना के रखिए, क्योंकि कोरोना है तो इससे दूर ही रहिए, दूर ही लोगों से बातें कीजिए। उस चीज़ के लिए इसको बनाया गया कि अब अभी क्या हो रहा है कि हर राज्य से अपने राज्य में लोग लौट रहे हैं, तो उनको संवेदनशील बनाने रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया। गरुड़ पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है हमारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने, और ये इसकी इमेज है, ये है गरुड़ पोर्टल। अब गरुड़ पोर्टल से क्या होगा? देखिए, गरुड़, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। गरुड़ है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ऑफ रिलीफ यूजिंग ड्रोन। तो भी ड्रोन से हम सब जगह कीटाणुनाशकों का छिड़काव करेंगे। उससे जो हमारी ऊंची बिल्डिंगें हैं, जो ऐसी जगह जहाँ पे इंसान को जाने में खतरा था, वहाँ ड्रोन जाएगा और ड्रोन इसको कीटाणु रहित बनाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया? तो समुद्र सेतु किया था नौसेना ने हमारी लॉन्च किया था। 5 मई को इसको लॉन्च किया और भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे लोगों को लाने के लिए इसको लॉन्च किया था। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्र सेतु में कौन से हमारे भारतीय जहाज़ गए थे? तो उनका नाम है जलशवा और मगर, इन 2 को भेजा गया था, मालदीव के बंदरगाह थे। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD के लिए अमेरिकी प्रतिनिधित्व के रूप में किस भारतीय अमेरिका को नामांकित किया? तो इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो पहले क्या थे? सो बेसिकली अशोक माइकल पिंटो पहले ट्रेजरी विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए अपर सचिव के लिए काउंसलर की सेवाएं दे रहे थे, और इनके स्थान पर लाया गया, इनको माइकल मिंटो के स्थान पर इनको लाया गया है। इससे पहले माइकल मिंटो राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के विशेष सहायक थे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, देखिए 2 बार आ गया, इसको एक बार इग्नोर कर दीजिए। अग्निशमन दिवस या फायर फाइटर दिवस भी जिसको बोलते हैं, इसको कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मई को। अब क्यों मनाया जाता है? देखिए, जो भी हमारे फाइटर्स हैं उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए इसको मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो हाल ही में कोरोना की त्रासदी की वजह से जो राष्ट्रीय युवा खेल हैं उनको स्थगित कर दिया गया, और ये 2023 तक के लिए इनको स्थगित कर दिया गया। अब ये 2023 में होंगे। चलिए, कुछ मुख्य तथ्य पर एक बार देख लेते हैं। यह निर्णय कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के कार्यकारिणी बोर्ड द्वारा लिया गया है, और ये 17वें राष्ट्रीय युवा मंडल खेल जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 को होने वाले थे। देखिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब होने वाले थे? तो ये 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 के बीच होने वाले थे, और कहाँ होने वाले थे? टोबैगो और त्रिनाद में आयोजित होने वाले थे। अब इनको हमने क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया 2027 के लिए। अब ये है क्या, ये देख लेते हैं। ये है क्या? राष्ट्रमंडल युवा खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है जिसकी आयोजक राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा किया जाता है। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में किया गया था। जो सबसे पहला था वो कहाँ किया था? स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। देखिए दोस्तों, थोड़ा जल्दी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूरा 1 वीक का जो करंट अफेयर है उसका सार आपके लिए लाया गया है। तो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जैम पोर्टल पर एक 10 सरस कलेक्शन लॉन्च हुआ है। वो किसने लॉन्च किया 10 सरस कलेक्शन? तो वो क्या है? केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या, एक बार ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट क्या है? तो जैम एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ पे क्या है कि जो भी सरकारी विभाग में काम आने वाली चीज़ें हैं उस वस्तुओं की खरीद फरोख्त यहाँ कर सकते हैं। सरकारी विभाग व एजेंसियाँ अपनी आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं खरीद सकती हैं। इससे क्या होगा? देखिए, इससे जो भी हमारी ये खरीद फरोख्त होती है उसमें एक पारदर्शिता आएगी, एक पेपरलेस प्रणाली है, तो इससे हमारा बचत भी होगी, जो हम खर्च करते हैं उसमें भी बचत होगी। चलिए, यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो ये चुना है जिनेत वेदियो लीमा को। अब ये जिनेत वेदियो लीमा क्या है ये एक बार देख लेते हैं, और इनको चुना क्यों गया है। तो ये जो हमारा स्वतंत्रता प्रेस दिवस पुरस्कार है,
यूनेस्को द्वारा जो दिया जाता है, ये वार्षिक यूनेस्को और गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ एक या तो किसी व्यक्ति को मिलता है, किसी संस्था को भी दे सकते हैं। क्यों देते हैं? उनके स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के योगदान में देते हैं। और इनको क्यों दिया गया है? इनको दिया है क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर इनको केंद्रित किया गया है, इसलिए उनको 2020 का अवार्ड दिया गया है। और कहाँ के हैं ये हैं कोलंबिया के ये पत्रकार हैं। चलिए, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना किसने शुरू की? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। ये क्या है? मुख्यमंत्री शहरी आवास। देखिए, अब जो मज़दूर है, जो हमारे शहरों में मज़दूर काम करते थे, वो वापस जा रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में, तो उनके लिए इन्होंने कहा है कि भाई हम 120 दिन के लिए गारंटी देते हैं कि हम इनको रोज़गार देंगे और उन्हें जो भी उनके कौशल है उसमें उन्नत भी करेंगे। तो यह घोषणा कैबिनेट ने यह घोषणा की है। चलिए, भारत मार्केट नामक एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है। वो किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इसको लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इसमें जो भी हमारे खुदरा विक्रेता हैं उनको भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और 95% खुदरा विक्रेताओं को इसमें लाने का एक लक्ष्य बनाया गया है। अब नैम की बात करते हैं। भारत की नैम शिखर सम्मेलन में हिस्सा कब लिया? 4 जुलाई को नैम शिखर सम्मेलन ने अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसमें हिस्सा लिया था। 4 जुलाई को ये हुई थी। नैम क्या है? तो नैम है नॉन एलिगेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इसको बोलते हैं। ये नैम है दोस्तों, सब डिटेल में लिख दिया है, आप मेरी PDF में जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फ्यूचर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट विषय पर ऑडियोथॉन का आयोजन किसने किया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने बेसिकली इस इवेंट में नदी प्रबंध के अधिक ध्यान देने के लिए आवश्यकता पर बल दिया है। इसके अलावा इसने नदी के साथ शहरों को इंटरकनेक्टिविटी पर भी प्रकाश डाला है। अब इस पे काम कौन करेगी? इस पे काम करेगा नमामि गंगे कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के आधार पर एक नीति तैयार करेगा और इस पे काम करेगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अथवा जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसका उद्देश्य था गंगा नदी को स्वच्छ बनाना और उसके संरक्षण के लिए कार्य करना। दोस्तों, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि दोबारा से उस चीज़ को और भी डिटेल में समझाया जा सके। परियोजना निगरानी इकाई किसने शुरू की? तो ये कोयला मंत्रालय ने की है परियोजना निगरानी इकाई। तो ये क्यों की? तो इस इकाई को शुरू करने का उद्देश्य था कि अधिक बोली लगाने वालों को आकर्षित किया जाए। यह इकाई खाद्यान्नों को राज्य केंद्र सरकार के अधिकारियों से उनके संचालन के लिए मंजूरी देने में भी मदद करेगी। यह इकाई देश में कारोबारी मोहल्ला कोयले के उत्पादन में बेहतर बनाने में भी मदद करेगी। दोस्तों, अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिटेल में भी एक वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा जिस टॉपिक पर भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। अब ये है क्या तो और क्यों मनाया जाता है? तो बेसिकली जो मीडिया है, मीडिया की आज़ादी के लिए मनाया जाता है। मीडिया की आज़ादी का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी राय कायम कर सकता है, उसको सार्वजनिक तौर पर दे सकता है और उसे जाहिर करने का इसका एक अधिकार है। मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र अपनी राय को सार्वजनिक तौर पर देने के लिए। ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 19 के तहत ये लाया जाता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है ये। अच्छा, और ये सबसे पहले कब मनाया था? तो 1991 में यूनेस्को के जनरल असेंबली ने 26वें सत्र में अपनाई गई सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको UNGA भी बोलते हैं, ने दिसंबर 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। तो दोस्तों, इस तरह से सारे ही क्वेश्चन जो भी इस वीक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, देखिए वीक में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनसे इस वीडियो को के माध्यम से आपके पास लाया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।